स्पर्श रेखा की बात कर ली थी ना मैंने, नहीं बताया था। स्पर्श रेखा खींचने पर क्या बताएगा कि जो वक्र दे रखा है ना, यदि y और x में ग्राफ दे रखा है, y और x में, उस पर स्पर्श रेखा खींचे तो वो बताएगा dy/dx, ठीक है। और यदि u और x में दे रखा है तो बताएगा du/dx। चलिए आगे बढ़े। लास्ट में कहाँ तक लिखवाया? हाँ, परिमाण को प्रदर्शित करती है। वक्र बना रखा था ना तुमने? ओके, उसको थोड़ा सा मैं वापस बना देता हूँ। ये यूनिट चल रही है अपनी 4th क्लास चल रही है, मतलब लेक्चर बोले तो 2, और हम पढ़ रहे थे स्थितिज ऊर्जा। इसको समझाने के लिए मैं बीच बीच में जो चीज़ें उपयोग में लेता हूँ ना उधर, उनको भी ध्यान रखना। U स्थितिज ऊर्जा, और बोले तो बच्चों ये यहाँ था विस्थापन x, और इसका वक्र कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन बुक में इस टाइप का दे रखा है तो मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहाँ तो था P, यहाँ था Q, यहाँ था R, और यहाँ था S, ये O। और ऐसे मैंने रेखा बना दी। सर ये क्यों बनाए? कुछ काम है इसका। मैं यहाँ तक किसी कण को लाऊंगा, फिर इसको नीचे गिराऊंगा, फिर उसी के आधार, देखो मैंने एक तो डायरेक्ट तुम्हें बता दिया था कि कौन स्थायी है कौन अस्थायी, बोला था नहीं स्थायी, सॉरी अस्थायी, और ये स्थायी। कैसे बताया था सर आपने एक बॉल ली थी, यहाँ रखी थी, और कहा था कि बॉल को थोड़ा सा धक्का दो, बल लगाओ, बल लगाने पर यदि बॉल वापस वहीं आ जाए तो स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है, और यदि वापस नहीं आती है तो वह अस्थायी संतुलन की अवस्था। तो ये था बिंदु P। यहाँ पर ही बॉल रखो, सब बल लगाओ तो ऊपर जाएगी, वापस आ जाएगी, और घूम फिर कर वास्तव में यहीं आएगी। तो ये और ये तो स्थायी, और ये दोनों अस्थायी। बाकी जो बिंदु लेते हैं यहाँ पर ये उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन। उदासीन बिंदु से मतलब नहीं है हमें, मतलब है स्थायी संतुलन की अवस्था से और अस्थायी संतुलन की अवस्था से। ऐसा हम 11th में पढ़ा, 12th में ही पढ़ा, और अभी पहले वाले जो चैप्टर थे उनमें ही पढ़ा था। पर गणितीय रूप कभी भी नहीं निकाला अपन ने इसका, कि गणितीय रूप से कभी नहीं बताया कि स्थायी है या ये तो स्थायी है या अस्थायी, ठीक है। हम केवल बात करते रहे, बोल रख रहे हैं, या फिर वो चुंबक, वो छड़ चुंबक लेते हैं ना, छड़ चुंबक को मैंने, जैसे ये छड़ चुंबक, इसको यहाँ से बांधा और ये पूर्व पश्चिम में छोड़ दिया, तो वापस कहाँ आएगी? यहाँ आएगी, उत्तर दक्षिण में तो जाएगी। फिर वापस मैंने थोड़ा सा, ये तो उत्तर दक्षिण, थोड़ा सा यहाँ ले जाके छोड़ दिया, तो फिर वापस कहाँ आएगी? उत्तर दक्षिण से थोड़ा सा ले जाके छोड़ दिया तो वापस वहीं आएगी, क्योंकि स्थायी अवस्था कौन सी उसके लिए? उत्तर दक्षिण। क्योंकि उस पर तुम्हें पता है कि भू चुंबकत्व के कारण क्या लग रहा है? चुंबकीय बलागुण, जो हमेशा घुमाकर कहाँ लाता है उसको? स्थायी संतुलन की अवस्था। और जब भी आपसे मैंने फिर और भी बातें बताई थी कि प्रत्येक कण, प्रत्येक निकाय, प्रत्येक वस्तु हमेशा उस स्थिति में जाने का प्रयास करती है जहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा तो न्यूनतम हो और उसका स्थायित्व ज़्यादा हो। धरातल पर अपनी स्थितिज ऊर्जा 0 मानते हैं अपन, धरातल के सापेक्ष, क्योंकि mgh में h = 0 अपनी। अभी मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ से एक पेड़ है बहुत बड़ा, उस पर चढ़ जाइए, तो आप कुछ ऊंचाई तक चढ़ गए तो आपकी mgh स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई। आपको डर भी लगेगा क्योंकि आप वहाँ पर स्थायी नहीं हो। कल जैसे थोड़ी सी हवा चल रही है, आंधी चल रही है, पेड़ इधर उधर हो रहा है, फिर देखो मजा आएगा। क्यों आ रहा है? क्यों लग रहा है डर? नीचे वाला हंस रहा है, क्यों? वो स्थायी तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो भाई? भाई टूट गया तो कहाँ जाएंगे? हम जानते हैं क्या होगा हमारे साथ। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो क्या है? अस्थायी। समझ में आ रही है चीज़ें? तो यहाँ पर भी अपन किसको ढूंढेंगे? स्थायी और अस्थायी को। हमें पता भी है, ढूंढ भी लिया, पर उसको किस में दर्शाना है? गणितीय रूप, ठीक है। चलो, उसके लिए मैंने क्या लिखवाया तुम्हें? परिमाण को प्रदर्शित करती है। पहला पॉइंट डालिए आप, संतुलन की अवस्थाएं। संतुलन की अवस्थाएं संतुलन की अवस्थाएं। केवल बात किसकी की है मैंने? संतुलन की। फिर इसी में 2 भाग बनेंगे, एक तो स्थायी और एक अस्थायी। अभी तो बात केवल किसी कर रहा हूं मैं? संतुलन की अवस्था को। एक बात बताओ, बिंदु ए पर कोई बॉल रखूं तो वह संतुलन में है क्या? बिंदु ए पर संतुलन में नहीं है। बी पे रखूं तो, पी पे रखूं तो,
और क्यू पे रखो तो क्यू पे भी संतुलन में है, लेकिन कौन सा टाइप हो गया वो, अस्थाई। वहां रखते ही तो रुकेगी तो सही ना, वहां रखते ही तो रुकेगी तो सही, वो तो थोड़ा सा मैं विस्थापित कर दूं तब नीचे आ जाएगी, तब तो क्या हो जाएगी वो, अस्थाई। पर है तो संतुलन की अवस्था। मैं बात कर रहा हूं अभी तुमसे संतुलन की अवस्था का, इसका संतुलन की अवस्था का। तो इसमें संतुलन की अवस्था तो भैया 4 है, P Q R S। फिर इसी के 2 भाग करूंगा, एक तो कौन सा, स्थाई, और एक अस्थाई। फिर बोलोगे आप कि P और R और Q और S ये तो क्या है, स्थाई है, और ये अस्थाई है। ये क्या है, अस्थाई। समझ में आ रही है चीजें? अरे बोलो। तो ये चीजें अपन को ज्ञात करनी। तो पहला पॉइंट लिखिए आप, स्थाई संतुलन की अवस्था लिख लिया ना। इसमें लिखो स्थितिज ऊर्जा डैश विस्थापन, ऐसे स्थितिज ऊर्जा डैश विस्थापन, और यहाँ लिख ली, इसको तो हटाओ, वक्र, स्थितिज ऊर्जा डैश विस्थापन वक्र के उच्चिष्ट व निम्निष्ट बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर है, पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर है, अब सुनो, यदि मैं इस जगह स्पर्श रेखा खींचूं तो ये आएगा, इस जगह खींचूं तो ये आएगी, इस जगह खींचूं तो ये आएगी, इस जगह खींचूं तो ये आएगी, और सर यहाँ खींचूं इस जगह पर तो इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, P Q R S पर स्पर्श रेखा खींची तो ऐसे आई है। अब एक बात बताओ, ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से कितने डिग्री का कोण बना रही, ये भी तो एक्स अक्ष ही है, थीटा इक्वल टू 0। अरे बोलो, अब तुम इस पर स्पर्श रेखा खींचते हो तो टेन थीटा आता है, और टेन थीटा किसको बताएगा, du/dx को। कल समझाया, y हो x हो तो dy/dx को टेन थीटा, f हो t हो तो df/dt को, p हो t हो तो dp/dt को। ठीक है, v हो और t हो तो dv/dt, उससे त्वरण मिलेगा। आओ तो टेन थीटा, अब थीटा कितना 0, तो टेन 0 की वैल्यू जानते हो तुम, टेन 0 की वैल्यू कितनी आई, 0। अब तुम्हें पता है कि du/dx किसके बराबर होता है, f के। कल समझाया था मैंने ढंग से, तुम्हें समझाया था, du/dx किसके बराबर, f के। f का मान कितना, 0। तो इस बिंदु P पर और बिंदु Q पर, बिंदु R पर, बिंदु S पर du/dx बराबर कितना है, 0, और f बराबर भी कितना है, 0। पक्का? इन पर अभी कोई बल नहीं लग रहा, संतुलन में ये। तो जब किसी वस्तु पर परिणामी बल शून्य हो, तो वो वस्तु क्या होती है, संतुलन। ये वस्तु माजी नीचे, फिर अब बाह्य बलों पर, अभी संतुलन में। अब यहाँ जैसे छोड़ूंगा तो क्या लगना शुरू हुआ, माजी। सर बाह्य बल हटा दिया हो तो मैंने, अरे वो तो हटा दिया, तब ये संतुलन में नहीं, ये कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तुम बैठे हो ना, माजी तो नीचे लग रहा है, प्रतिक्रिया बल आर ऊपर लग रहा है, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है। ऊपर का ज़्यादा होता तो अपने आप ऊपर जाते, और नीचे के ज़्यादा होता तो अपने आप कहाँ जाते, नीचे। समझ में आ रही बातें? तो जब वस्तु यहाँ रखी होगी तो यहाँ पर रखी होगी तो उन पर परिणामी बल क्या आया, 0। परिणामी बल 0 है, इसका मतलब वो संतुलन में है। अभी बात मत करना स्थायी और अस्थायी की। स्थायी और अस्थायी के लिए तो थोड़ा सा उसको धक्का देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। छोड़कर अपन उसको छोड़ दें और वापस पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी तो कौन सी होगी, स्थायी, और नहीं आए तो अस्थायी। झूला है, झूला बिल्कुल वो यहाँ पर अटका हुआ है, तो जितना तनाव रस्सियों में ऊपर है उतना माजी नीचे। अब तुम उसको थोड़ा सा ऐसे करते हो ना तो उसके घटक टूटने लग जाते हैं। सुनो मेरी बात,
ये अभी कोई झूले पे बैठा हुआ है, यहाँ पर ये मैं एक ही रस्सी बना रहा हूँ, तनाव तो ऊपर माझी नीचे, ये एम द्रव्यमान। जैसे तुम इसको यहाँ ले आओगे तो फिर इसके घटकों में तोड़ना पड़ेगा। याद हो तो एक क्वेश्चन किया होगा तुमने 12th क्लास में, आवेश वाला 2 क्वेश्चन थे। एक तो द्रव में रखा था तो वो अपूर्णांक पूछ रहा था, और एक कुछ एंगल पे था, 15 डिग्री का एंगल दे रखा था, एक थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा था। तो यहाँ पर mg, फिर इसको घटकों में तोड़ोगे तो केवल मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये कौन सी अवस्था में, ये संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था के लिए क्या याद रखोगे, बल का मान क्या होना चाहिए, 0, बल का मान 0। ओके, अब हम किससे निकाल रहे हैं बल का मान, वक्र से। किससे निकाल रहे हो, वक्र से। सर कैसे निकाल रहे हो, वक्र से। तो F बराबर होता है du/dx, और F बराबर du/dx होता है। इसका मतलब है कि u और x में ग्राफ दे रखा हो तो जो du/dx निकालोगे, मतलब किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर खींचोगे वो बताएगा f को। किसको बताएगा, f को। अब इसका ढाल देखो, इस बिंदु पर तुमने स्पर्श रेखा खींची तो वो f को बताएगा। F बराबर क्या होगा, tan थीटा, यही बराबर क्या होगा, du/dx। अब तुम्हारे लिए थीटा इक्वल टू कितना है भाई, सर थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। तो tan 0 का मान 0, du/dx भी 0 और f भी 0। समझ में आया। इससे भी नहीं आ रहा हूं तो ये लो भाई, ये तो कौन है, v, और ये कौन है, t। अब यहाँ पर ले लो तुम, जैसे ये लिया मैंने, अब ये थीटा बना दिया तो ये तो किसकी वैल्यू है, v की, ये किसकी वैल्यू है, t की। तुम tan थीटा निकालो, v/t बन गया। ये किसको बताता है, त्वरण को। अब थीटा इक्वल टू 0, ये मैं यूँ बोल दूँ कि वक्र इस टाइप से, तो ये कितना एंगल बना रहा है एक्स अक्ष से, थीटा इक्वल टू 0। जब थीटा 0 तो dv/dt भी 0, तो त्वरण भी 0। अब तुम इसका मतलब यदि तुम समझना चाहते हो तो अच्छे से समझो, v और ये t ये यूँ जा रहा है, तो एक बात बताओ, इसके लिए ना तो वेग बढ़ रहा ना घट रहा। वेग क्या है, कांस्टेंट। वेग कांस्टेंट है, त्वरण मिलेगा ही नहीं। वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। अब कोई ऐसा वक्र आ जाए, फिर आगे चलो x और ये u, ऐसा वक्र आ जाए, ऊर्जा का, तो स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो रहा है क्या, स्थितिज ऊर्जा चेंज ही नहीं हो रही। तो स्थितिज ऊर्जा एक बात बताओ कब चेंज होती है, तब हम बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बल। स्थितिज ऊर्जा कब चेंज होती है, तब हम बल लगाते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ही नहीं होना तो बल भी कहाँ से मिलेगा। आओ सर इसका पूरा ज्ञान बांटे। तो du/dx, सर ये तो कांस्टेंट है, वक्र से पता चल रहा है, तो du/dx इक्वल टू 0, तो इक्वल टू भी क्या आएगा, 0। वो तो ऐसा आ जाए सर स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही, तो बोलेंगे बल लगाया हमने। क्या लगाया, बल। ठीक है, चलो आगे। स्थितिज ऊर्जा विस्थापन वक्र के उच्चिष्ट व निम्निष्ट बिंदु P, Q, R व S पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। अतः इन बिंदुओं पर du/dx का मान 0 है। अतः इन बिंदुओं पर du/dx का मान 0 है। अतः इन बिंदुओं पर du/dx का मान 0 है। अतः इन बिंदुओं पर du/dx का मान 0 है। इस कारण बल F का मान भी 0 होगा। इस कारण बल F का मान भी 0 होगा। इस कारण बल F का मान भी 0 होगा। इस कारण बल F का मान भी 0 होगा। लिख लिया। इस कारण बल F का मान भी 0 होगा। आगे लिखो। इस कारण रुको अतः इन स्थितियों को संतुलन की अवस्थाएं कहते हैं। अतः इन स्थितियों को कौन सी अवस्थाएं कहते हैं, संतुलन की अवस्था कहते हैं। संतुलन की अवस्था कहते हैं। तथा इन बिंदुओं को संतुलन बिंदु कहते हैं। तथा इन बिंदुओं को संतुलन बिंदु कहते हैं। तथा इन बिंदुओं को संतुलन बिंदु कहते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी अपन किससे पहुँचे, संतुलन अवस्था। देखो मेरी बात सुनो, समझाना होता तो मैं डायरेक्ट बोल से समझा देता, पर अपन को चलना है गणितीय रूप से। जब भी आप, मेरे को पता नहीं तुम आगे क्या करोगे बीएससी के बाद, भाई बीएससी में तो आए गए तो इतना कंसेप्ट तो यहाँ सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि तुम फिजिक्स या मैथ्स में जाते हो तो ये कंसेप्ट सीखना जरूरी है, क्योंकि मैथ्स में भी तुम्हारे लास्ट जो बुक ईयर होगा, फाइनल ईयर, वहाँ आएगी स्टैटिक्स और डायनेमिक्स।
बोले तो बल पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो तनाव बल, फिर इधर रस्सी घिरनी चल रही है, घिरनी रस्सी, सब 2 बुकें 75 नंबर की होती हो। उसमें फिर वापस ये काम में आएगा कि कौन सा स्थायी में कौन सा अस्थायी। बल का नाम सुन ले, समझ जाओ स्थायी संतुलन की अवस्था और अस्थायी संतुलन की अवस्था, तो हमेशा इससे पहचानना, ठीक है। हमेशा वक्र कैसा भी दे, कैसा भी ढलान वाला दे दे, तो एक बात बताओ, ज़्यादा टेंशन ही नहीं। मैं तुमसे पूछूँ कि इनमें से ये वक्र दे रखा है, तो इनमें से किसके लिए, थोड़ा मैं कंपटीशन पे आ जाता हूँ, डरना मत। ऐसे सर मान तो बीएससी कर पाया था, कंपटीशन में ज़्यादा कोटाई भाग जाता ना। ये ऐसे कोई वक्र दे रखा है, तो एक बात बताओ, इसके लिए बल 0 है क्या? नहीं है ना, बल 0 नहीं है ना, मतलब ये ऐसे स्थितिज ऊर्जा में समय, स्थितिज ऊर्जा में स्थिति के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन, मतलब वस्तु पर क्या लग रहा है, बल। वो ऐसे पटक दे तुम्हें, एक ये और एक ये आ गया, तो स्थितिज ऊर्जा में क्या है, परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो वस्तु पर लगने वाला बल भी क्या है, 0 है। समझ में आ रहा है? ये आगे की चीजें, पर अभी तो अपन जितना यहाँ आ रहा है उसके बारे में पढ़े, समझ जाना इन चीजों से, ठीक है। चलिए आप आगे। अब संतुलन बिंदु भी आ गए, कितने आए, 4। संतुलन अवस्था भी आ गई, कितनी, 4। कैसे पहचानेंगे, बल क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। अब बात करते हैं बड़े, इसके 2 प्रकार है, स्थायी संतुलन की अवस्था और अस्थायी संतुलन। 2 बातें, पहले उदाहरण से, सरकारी नौकरी करोगे तो स्थायी संतुलन की अवस्था, प्राइवेट नौकरी करोगे तो कुछ सालों तक तो नाम होगा, फिर किस में आ जाओगे तुम, अस्थायी संतुलन की अवस्था, ठीक है। तो पीछे किसके पढ़ना है, तो क्या है वो, सरकारी नौकरी। चलो आगे, पेज के ऊपर लिख लो, कोई लिखना चाह रहा हो तो। अब इसी में पहला पॉइंट डालो, स्थायी संतुलन की अवस्था। ये 2 लाइना खाए के लिए छोटी था ना, एक में इंग्लिश में लिखा की एक ही क्या लिखो, स्थायी संतुलन की अवस्था। अभी ये है ना, विभव कूपी चल रहा है और कल तक चलता रहेगा, ठीक है। स्थायी संतुलन की अवस्था लिखो भैया। ग्राफ में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थितियां, ग्राफ में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थितियां, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थितियां, ग्राफ में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थितियां, P व R को स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। P व R को स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। P व R को स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। P व R को स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं, क्योंकि कण को इन स्थितियों से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो कण अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आता है। तो कण अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आता है। तो कण अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आता है। लिख लिया? अगले लाइन से लिखना, यदि बिंदु P को दाईं ओर विस्थापित करते हैं, यदि बिंदु P को dx विस्थापन से, यदि बिंदु P को dx विस्थापन से दाईं ओर विस्थापित करते हैं तो dx विस्थापन से विस्थापित करते हैं तो, अब मेरी बात सुनो, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना, पूरा का पूरा ध्यान।
तीन दिन तक पढ़ेंगे इसको समझ के, जब जाके अपने 3 नंबर आएंगे। और इसने कंसेप्ट तो सारे लगा रखे हैं इस डेरिवेशन में। आओ पहले तो एक और बात, यदि f बराबर माइनस डेल यू बाई डेल एक्स हो तो ये बेचारा एक ही चर है ना, क्या ये एक चर है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो यार, इतनी सी गणित तो था ना भी आप पूछे जी। यदि चर एक ही हो तो डेल किस में चेंज हो जाता है, डी में, और 2 हो तो फिर डेल में हो जाता है वो आंशिक वाला। ये ना पेज को ऊपर लिखो, और डेली के डेली नोट्स पढ़ते रहना, दिक्कत आए तो वीडियो देखते रहना, ठीक है। आओ लिख लिया, ये मैंने इसको मिटा भी दिया। आओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस टाइप से गणितीय रूप से हमारा आंसर आएगा। भाई साहब ये तो रहा u, ये रहा x, ये रहा 0। हम किसकी बात कर रहे थे, p की, ये x, यहाँ कौन था p इस जगह पर, और यहाँ की स्थितिज ऊर्जा सर जी u1, ये बिंदु p, मैं इसको यहाँ से ले आया बल लगाकर इस जगह, तो सर जी ये दूरी कितनी ले ली मैंने dx, थोड़ा सा विस्थापित किया ना। मैं यहाँ कोई कण रखा हुआ है, उठा के ले भाई ये फ्री, तो यहाँ पर कौन आया, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितनी हुई u2, पक्का। अब सुनो, सुनते जाओ, मैं इसको ऐसे लेके गया ऐसे, तो dx कैसा आया, मैंने लिखा दिया ना कहाँ तक विस्थापित करने पर, p से, हाँ ये p से कितनी दूरी पर ले गया dx। अब देखो dx कैसा आया, धनात्मक x दिशा में है तो प्लस, और ऋणात्मक x दिशा में तो माइनस, तो उधर लेके गया तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव, नहीं आया। यहां से मैं इसको इसे ले गया तो विस्थापन तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, विस्थापन कैसे है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और बढ़ाई तो है, घटाया थोड़ी ना है, विस्थापन को तो क्या किया हमने, बढ़ाया है। अब तुम जब इस कण को यहां से यहां लेके गए तो स्थितिज ऊर्जा निकालोगे तो परिवर्तन u2 माइनस u1, तो u2 तो बड़ा और u1 छोटा, तो dub कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव। यहां तक कोई दिक्कत। आओ समीकरण 3 से, तो f x बराबर माइनस ये कैसा आया du बाई dx, कैसा है ये माइनस, तो जहाँ का जहाँ, और ये भी पॉजिटिव और बटे में ये भी पॉजिटिव, तो ये fx कैसा आया भाई, नेगेटिव। fx नेगेटिव का मतलब समझते हो, जब हम इस कण को यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं तो इस कण पर एक बल लग रहा है, कहाँ पर, विपरीत दिशा में, प्लस x आता तो इस डायरेक्शन में, माइनस आया तो विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है जो इसको वापस पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है। वापस सुनो, ये छड़ चुंबक तुम्हारी तरफ n मान लिया, मेरी तरफ n मान लिया, तुम्हारी तरफ s, उत्तर दक्षिण हो गए, बिल्कुल यहीं रुकेगी। तुमने ये छोड़ दिया, इतना विस्थापित किया, यहाँ तक लाके हाथ फ्री कर दिए, कहाँ गई, वापस, तो ये कहाँ आ रही है, वापस आ रही, तो विपरीत दिशा में तो बल लगाया है इस पे, अपन ने लगाया नहीं, कोई दूसरा बल है जो इसको कहाँ ला रहा है, वापस ला रहा है। ऐसे सोचिए, यहाँ से यहाँ तक तो हम लेके गए, हम वहाँ ले जाके छोड़ दिया, तो वापस कौन लेके आ रहा है उसको, कोई दूसरा बल है जो कहाँ लेके आ रहा है, नीचे लेके आ रहा है। और सुनिए एक और उदाहरण, ये स्प्रिंग, तुमने इस पर क्या किया सर, बल लगा दिया, ये 3 फेरे यहाँ तक ले आए तुम विस्थापित करके, ये बल लगा, अब बल को छोड़ोगे तो ये कहाँ आएगी, वापस आएगी। तो तुम बाह्य बल थोड़ी ना ला रहा है उसको, कोई दूसरा बल है जो इसको कहाँ ला रहा है, वापस ला रहा है, जिसकी दिशा कहाँ है, हमने जो बल लगाया ना उसके विपरीत। तो जब भी इस ऐसी स्थिति बन जाएगी तो एक बल ऐसा लगेगा जो उस कण को वापस कहाँ लाएगा, पुनः प्रारंभिक अवस्था में। पक्का, ये बनाओ और इनको लिखो। क्या ये तो समीकरण 3 से देखो, f(x) है समीकरण 3, अरे समीकरण 3 2 में नहीं है क्या,
3 में से लिखा है, यदि कण केवल एक अक्ष के अनुदिश गतिशील हो तो कण पर कार्यरत बल का परिमाण हो तो x लिखो ना उसमें, एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई, हाँ नहीं एफ एक्स आएगा वहाँ, x कर दो। जब वो x दिशा में गति करेगा तो बल x डायरेक्शन में लगेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, अब इसको तो क्या लिखना, प्लस प्लस तो क्या बन गया, अरे ये तो पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो तुम इसको तो हटा दो, ये लिख लो एफ एक्स कैसा है नेगेटिव। डायग्राम भी बनाना है, इतनी सी बात ध्यान रखना, एक्स दिशा एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने विस्थापित किया, उसको उधर विस्थापित करते स्थितिज ऊर्जा में क्या हुई, वृद्धि। तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इन पॉजिटिव पॉजिटिव को इसमें रखो तो ये आ गया। चलो मैं आगे, हाँ यहाँ तक आ गए। इसका मतलब क्या क्या है वापस रिपीट करते हैं। ये अवस्था थी, एक्स डायरेक्शन में बल लगाया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो डी एक्स कैसा आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बल लगाने से स्थितिज ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक चली गई। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू, बोले तो U2 माइनस U1, U2 ज़्यादा है U1 कम है, तो ये जो जब इसका अंतर करोगे तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। इन दोनों को चिन्ह सहित इसमें रखोगे तो ये भी चिन्ह पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो एफ एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। एफ एक्स नेगेटिव आने का मतलब ये है कि हम कोई बल लगाएं वस्तु पर, यहाँ छोड़ के आ जाएं तो उस वस्तु पर एक बल लगेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, किसके, विस्थापन के। भाई स्थितिज ऊर्जा में तो डायरेक्शन होती नहीं है ना, डायरेक्शन किस में, विस्थापन में, तो विपरीत दिशा में क्या लगेगा, बल लगेगा जो उसको वापस पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाएगा। ठीक है, अब सुनो, यदि तुम इस बिंदु की बात करना चाहते हो, आ जाओ बात करने चाहते हैं इस पर, तो ये तो कौन है, पी क्यू, और ये सॉरी ये तो इसको पी डैश दे देना उसी वाले डायग्राम में। अब बात करें यहाँ पर पी, ये क्यू, ठीक है। अब देखो एक और बात, तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव में होगी उतना ही ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, स्थायित्व। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा कैसी आई, सॉरी यहाँ बल कैसा आया, नेगेटिव। स्थितिज ऊर्जा जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उसी के आधार पर हम क्या बताएंगे कि स्थायित्व ज़्यादा है। अब सुनते जाओ, उस पर मत दो ध्यान, इधर आओ पहले। अब मैं बात करता हूँ बिंदु क्यू की, वो जो माइनस वाला जो वो है कंसेप्ट वो भी सिखाएंगे। क्यू से थोड़ा सा विस्थापित करो सर, ये यहाँ आ गया, क्यू से कहाँ गए, क्यू डैश पर आ गए। विस्थापन कैसा है, आगे बढ़ रहा है ना, तुम पीछे लाते तो माइनस बोल देते, आगे बढ़ रहे हो तो dx कैसा आया तुम्हारा, पॉजिटिव। यहां पर और यहां पर स्थिति जो जाए, ये तो कौन सी थी, u1, पहली वाली स्थिति तो u1 ही होगी, बाद वाली कौन हो गई, u2, तो ये कैसा आया तुम्हारा du, नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव आया, उसमें रखो चिन्ह सहित, f इक्वल टू माइनस du बाई dx, बोले तो ये कैसा है, नेगेटिव, ये बोले तो कैसा है, पॉजिटिव। तो f कैसा आया, अब इसका मतलब समझे, वस्तु पर बल किधर लग रहा है, अब प्लस x डायरेक्शन में। यहां पर कोई वस्तु है ना, तो उस पर बल अब पीछे नहीं जा रहा, आगे आ रहा है,
उसको पीछे ले जाने वाला तो है ही नहीं, वो तो कहाँ ले जाना चाह रहा है, आगे। समझ में आया? तो वो आगे जब आएगा तो ये कौन सी अवस्था होगी, अस्थायी संतुलन की अवस्था। समझ में आ गया? कौन सी अवस्था, अस्थायी संतुलन की अवस्था। थोड़ा सा मैं 12th क्लास में जाता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, याद कर लेना तुम चीज़ें समझाने के लिए। हाँ बिल्कुल वही है, द्विध्रुव स्थिति वहीं आई थी। तो ये मैंने एक डायपोल लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज, सॉरी यहाँ पर लिया मैंने माइनस क्यू चार्ज, यहाँ ले लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज। ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका पी वेक्टर भी इधर ही है, और बोलते हैं कि यहाँ पर तो पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है, ऐसा बोलते हैं अपन। कारण भी निकाल रखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है। अब ये है इसकी स्थायी संतुलन की अवस्था। सर कैसे? थोड़ा सा विस्थापित करके यहाँ ले आइए आप, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो बताइए प्लस, थोड़ा सा यहाँ क्या और ज़्यादा ले आओ, घुमा के तुम तो यहाँ ले आओ, प्लस क्यू माइनस क्यू। इस पर बल कहाँ लगेगा, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो ये कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव को ये क्या करेगा, ये कहाँ आएगा। तो तुम इसको यहाँ से यहाँ लेकर छोड़ रहे हो तो ये वापस कहाँ जा रहा है, पहले वाली स्थिति। तब बोलते थे कि थीटा इक्वल टू 0 होता है ना, उसको हम स्थायी संतुलन की अवस्था बोलते हैं। समझ में आया? अस्थायी कब बोलते हैं वो भी सुनो, मैं तुलना करवा देता हूँ। ये तो हो गई थी सर स्थायी। स्थायी कौन सी हुई, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पी वेक्टर, थीटा इक्वल टू भी कितना है 0। मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आया सर, घुमा के, तो प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू यहाँ। तो जैसे मैं यहाँ पर छोड़ूंगा तो इस पर इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, तो ये वापस पहले वाली स्थिति पे आ जाएगा। फिर बात करता हूँ मैं इसी पर, ये लो सर, यहाँ तो लिखा मैंने माइनस क्यू, यहाँ लिखा प्लस क्यू, ये इधर आ गया सर पी वेक्टर, और यहाँ आ गया ई। थीटा का मान 180। अरे बोल भाई, अब मैं इसको थोड़ा सा छोड़ूं तो मैं इसको यहाँ ले आया सर, अब ऊपर लेके गया तो प्लस क्यू माइनस क्यू। यहाँ क्या होता था प्लस, और यहाँ क्या होता है माइनस। तुम इसको यहाँ से यहाँ छोड़ रहे हो तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये प्लस क्या करेगा, आकर्षित। तो ये क्या वापस आएगा, नहीं आएगा। तुम यहाँ से ऐसे छोड़ते हैं इधर चला जाएगा। तो इसको बोल देते हैं आप, जब थीटा इक्वल टू 180 होता था तो अस्थायी संतुलन की अवस्था। समझ में आया? अरे बोलो, तुमने विस्थापित इधर किया, बल भी उधर ही लगा, जिधर विस्थापित किया है उधर ही बल लग रहा हो, तो वो कौन सा है, अस्थायी। बल कौन सी डायरेक्शन में आया, प्लस में। किधर विस्थापित किया, प्लस में, पक्का। फिर इसके लिए विस्थापित किधर किया, बल विपरीत दिशा में। यहाँ पर विस्थापित तुमने यूं किया था, बल यूं लगा, तो ये कौन सी हो गई, स्थायी संतुलन की अवस्था। पक्का? चलो आओ। वो जो क्यू है ना, वहाँ पे भी जब हम स्थिति हो जाता है निकालेंगे तो U2 माइनस U1 निकालेंगे। U2 माइनस यही होता है में से। तो U1 वहाँ पे है और U2 उसका आगे है, तो फिर अगर U2 माइनस U1 करेंगे तो प्लस में आगे चलेगा। कहाँ आएगी, ये तो है प्रारंभिक वाली, इतनी बाद वाली ये रही। सूत्र ये रहा, डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1। ठीक है, विस्थापन को देखना है तो ऐसे देखिए, ये तो रहा x1 और ये रहा x2, तो x2 में से x1 को घटाइए, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ऊर्जा ऐसे देखनी है और विस्थापन यूँ देखना है। ठीक है, चलिए माइनस तक पहुंच गए थे, चलो आगे चलो। इसके जस्ट बाद लिखना है, अतः स्पष्ट है कि बाह्य बल के विपरीत दिशा में, अतः स्पष्ट है कि बाह्य बल के विपरीत दिशा में अतः स्पष्ट है कि बाह्य बल के विपरीत दिशा में एक अन्य बल लगता है, एक अन्य बल लगता है। बाह्य बल के विपरीत दिशा में एक अन्य बल लगता है, एक अन्य बल लगता है। पूरी ज्ञान की बात ही बताऊं क्या तुम्हें। प्रत्यास्थता में तो प्रत्यास्थ बल लगेगा, स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल लगेगा, पृथ्वी पे हो तो गुरुत्वाकर्षण लगेगा, चुंबक हो तो चुंबकीय बल लगेगा, और विद्युत हो तो विद्युत बल लगेगा। एक ऐसे पहाड़ी बना दो, बॉल को यहाँ से यहाँ छोड़ना ही नीचे आएगी, गुरुत्वाकर्षण का एक घटक मिल जाएगा आपको। स्प्रिंग को ऐसे लेके ले जाके यहाँ छोड़ दो, प्रत्यास्थता का गुण है उसमें, अंदर वापस ले आएगा। समझ में आ रही चीज़ें। विद्युत में रख दो, कहाँ रख दो, विद्युत में
एक तरफ तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कम कर दो, एक ज़्यादा कर दो, या सम विद्युत क्षेत्र में रख दो द्विध्रुव को, वापस वहीं लेके जाएगा। बल लगेगा तो रेखीय गति करवा देगा, और बलागुण लगेगा तो घूर्णन गति करवा देगा। समझ में आ रहा है? और मिलता भी कहाँ है? संरक्षित क्षेत्र में। संरक्षित क्षेत्र में मैंने बोला जो ही तो है, प्रत्यानयन बल, प्रत्यास्थ बल, इधर से विद्युत बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलो आगे। एक बात बताऊं तुम्हें, यदि बच्चे को पहले बीएससी पढ़ाई जाए और फिर 11-12 पढ़ाई जाए तो वो हर एक चीज़ की व्याख्या कर सकता है, हर एक चीज़। उसको केवल आपको ये स्थायित्व वाला जो टॉपिक है ये पढ़ाना है, फिर उसको विद्युत वाला भी मत पढ़ाओ, चुंबक वाला भी मत पढ़ाओ, इधर से प्रत्यानयन और प्रत्यास्थ वाला मत पढ़ाओ। मेन पढ़ा दिया ना कंसेप्ट, इसी के तो वो क्या है? एग्जाम्पल। पर अपने पहले क्या कर रखा है? एग्जाम्पल, फिर आ रहा है अपना कंसेप्ट। कंसेप्ट यहाँ से निकलता है, तो ये उल्टा कर रखा है। अब इनको तो अपन सरकार को थोड़ा ना, अब फिर बच्चे को मान लो यहाँ तक ले भी जाएँ फिर साइंस के नाम पे तो फिर पूछो ही मत, रे बाद सर टाइम ले लो, मैं तो न पढ़ रहा। लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया ना? चलो वापिस। अतः स्पष्ट है कि बाह्य बल के विपरीत दिशा में एक अन्य बल लगता है जो उसे स्थायी संतुलन की अवस्था में, जो उसे स्थायी संतुलन की अवस्था में जो उसे स्थायी संतुलन की अवस्था में ले आता है, जो उसे स्थायी संतुलन की अवस्था में ले आता है, जो उसे स्थायी संतुलन की अवस्था में ले आता है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट डालो। अस्थायी संतुलन की अवस्था, अस्थायी संतुलन की अवस्था, अस्थायी संतुलन की अवस्था। ये x, ये u, चल भाई तू भी। ये कौन है? q। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहली वाली स्थिति तो u1 की, यहाँ से यहाँ ले आया सर मैं q डैश पर, तो ये u2 पक्का। हाँ सर, किस डायरेक्शन में लेके गए थे हम बेचारे को? इधर। तो ये कौन है? dx, लेकिन प्लस में लेके गए ना, देखो तो सही ऐसे, तो ये भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। dx तो कैसा आया? और du देख लो, du तो ये कैसा आया? नेगेटिव। बहुत बड़ा अंतर होता तो यहाँ डेल ले लेता, बहुत छोटा होता तो बहुत बड़ा होता तो डेल्टा लेता, बहुत छोटा होता तो फिर डेल ले लेता। आ गया समीकरण 3 से। चिन्ह सहित रखें, fx बराबर माइनस ये तो du कैसा है भाई? नेगेटिव, और dx ये पॉजिटिव। तो fx कैसा आया? इसका मतलब क्या है? कौन सी डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में बल लग रहा है, इसको वापस लाने वाला कोई नहीं है। तो ये कौन सी? अस्थायी संतुलन की। लिखो इसमें 2-4 बातें, फिर ये बना लेना। ग्राफ में Q व S स्थितियां अस्थायी संतुलन की स्थितियां कहलाती है। ग्राफ में Q व S स्थितियां अस्थायी संतुलन की स्थितियां कहलाती है। अस्थायी संतुलन की स्थितियां कहलाती है। ग्राफ में Q व S स्थितियां अस्थायी संतुलन की स्थितियां कहलाती है। लिख लिया? चलिए आगे लिखिए। क्योंकि इन स्थितियों पर स्थित कण को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, तो वह
पुनः प्रारंभिक अवस्था में, तो वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में, तो वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में, तो वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है। तो वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है। लिख लिया। अब अगली लाइन से लिखना, बिंदु Q को दाईं ओर, बिंदु Q को दाईं ओर, बिंदु Q को दाईं ओर अल्प विस्थापन dx से, अल्प विस्थापन dx से अल्प विस्थापन dx से विस्थापित करने पर, अल्प विस्थापन dx से विस्थापित करने पर, बिंदु Q को दाईं ओर अल्प विस्थापन dx से विस्थापित करने पर। लिख लिया। ये रहा फोटो, ये रहा। लिखा है भाई आगे। अरे लिख लिया होगा अब तो, वही बना लिया ना। लिखो, इस स्थिति में बाह्य बल की दिशा, 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 बाह्य बल की दिशा विस्थापन की, विस्थापन की विस्थापन की दिशा में है। इस स्थिति में बाह्य बल की दिशा विस्थापन की दिशा में है तथा बाह्य बल व अन्य बल, तथा बाह्य बल व अन्य बल, तथा बाह्य बल व अन्य बल एक ही दिशा में कार्यरत होते हैं, एक ही दिशा में कार्यरत होते हैं, एक ही दिशा में कार्यरत होते हैं। इस कारण कण या पिंड, इस कारण कण या पिंड पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है, पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है, पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है, पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है। ठीक है, ये तो अपना एक टॉपिक खत्म हुआ है विभव कूप का, जिसका नाम था संतुलन, संतुलन की अवस्था है। सेकंड लिखो आप, याद कर लो। संतुलन की अवस्था में दो चीजें आई है। सबसे पहले तुमने क्या किया, ऊर्जा का फलन माना U = UX, Y, Z। ठीक है, फिर एक ग्राफ खींचा, उसी ग्राफ में अपन ने उस ऊर्जा को चेंज किया बल के रूप में,
बल के रूप में चेंज करने के बाद हमने कहा कि हम बल एक ही दिशा में लगा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, तो वाई और जेड वाले घटक को हटा दिया तो हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, जिसको आप माइनस डी यू बाई डी एक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर हम संतुलन की अवस्था का गणितीय रूप ज्ञात करने के लिए, भाई वास्तविकता में ये स्थायी क्यों है, अस्थायी क्यों है, इसको ज्ञात करने के लिए पहुंचे अपन संतुलन की अवस्था तक। संतुलन की अवस्था में पता चला कि 4 अवस्थाएं पी क्यू आर एस, इनमें से 2 स्थायी और 2 अस्थायी। स्थायी और अस्थायी के लिए एक चीज़ जानी हमने, सर बल लगाया, बल लगाने के बाद बल लगाया, बल लगाकर छोड़ दिया, देखा कि वापस आ रहा है, तो कोई दूसरा बल होगा जो इसको वापस लाएगा, दूसरा बल होगा जो इसको वापस लाएगा। यदि वो वापस आ जाता है तो उसके लिए हमने ज्ञात किया कि विस्थापन इधर है और अन्य बल भी विपरीत दिशा में, तब तो वापस आएगा। विस्थापन इधर है और अन्य बल भी, बाह्य बल के अलावा एक और बल लगेगा ना छोड़ने के बाद, अन्य बल भी कहाँ है, इसी डायरेक्शन में, अन्य बल भी इसी डायरेक्शन में, तो स्थिति वो बल कैसा है अपना अन्य वाला, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आता है तो वो एक्स डायरेक्शन में बल लग रहा है, जिधर हम उसको छोड़ रहे हैं ना उधर ही बल लग रहा है, तो वो क्या होगी, अस्थायी। और जिधर हम छोड़ रहे हैं उसके विपरीत दिशा में अन्य बल लगे तो वो क्या हो जाएगी, स्थायी। ठीक है, अरे रहेगा याद, ये तो हो गया। अब इसी में पढ़ते हैं अपन विभव कूप। विभव कूप में क्या पढ़ना है, मेरी बात सुनो, ये ऐसे वो बन रहे हैं ना इस टाइप से, तो विभव कूप इसमें ये वाला भाग कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, विभव कूप। सर कैसे, हम यहाँ विभव कूप में क्या होगा, दोलनी गति होगी। कौन सी गति, दोलनी गति का मतलब माध्य अवस्था होगी, उसके इर्द गिर्द क्या करेगा, कंपन करेगा। मैं उस फोटो में देखना, इसी फोटो में यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, मैं यहाँ कोई कण होगा उसको ए पर ले जाके छोड़ूंगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, और जो तुम डायरेक्ट बोल देते ना एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, आज पता चलेगा तुम्हें, आज या कल या इसी डेरिवेशन में चलेगा कि विभव वो जो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते थे वो कहाँ से आता है, और क्या सर ये सही है क्या, वो सही नहीं है। छोटे छोटे आयाम हो ना, इतने इतने से, ऐसे हो ऐसे, तो तुम बोल देना एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, गलत है उसके लिए। और केवल इतने से हो, इतने से, उनके लिए वो समीकरण सही है। कौन से, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो सर इनके लिए समीकरण वही आएगी, लेकिन पद और भी होंगे जिनको हम क्या मान लेते हैं, अल्प विस्थापन के लिए नगण्य। समझ में आया। तो मैंने तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन है ना उसको पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन था, सॉरी इसमें जो टॉपिक था ना उसमें अथवा लगा के कुछ लिखवा रखा है, उसका सॉल्यूशन पे चलेंगे अपन। अल्प आयाम के लिए, अल्प आयाम के लिए कौन सी गति करेगा, दोलन गति। तो दोलन गति को कैसे पहचानेंगे, एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स से। समझ में आया। यदि आयाम को मैं ज्यादा ले लूं, आयाम में माध्य अवस्था से विस्थापन वो कहलाता है आयाम, आयाम को मैं इतना ले लूं, इतना, तो फिर इसकी जो गति होगी ना वो एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स नहीं होगी, एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स से भी पद मिलेगा, एक मिलेगा एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर, एक पद मिलेगा एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स की पावर 3। छोटे आयामों के लिए अपन बाकी को क्या मानेंगे, नगण्य। ठीक है, तो अपन को छोटे आयाम के लिए निकालना है, निकलेगा तो सबके लिए, फिर अपन छोटे आयाम के लिए लगा के बाकी को सबको क्या कर देंगे, नगण्य। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक डालो आप विभव कूप। और विभव कूप का मतलब समझ गए, इस टाइप से कोई मैं बताऊं, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल, ये ऐसा, इसमें यहाँ कणे संतुलन की अवस्था में, इसको थोड़ा सा विस्थापित करोगे तो ये बेचारा क्या करेगा, दोलनी गति। कौन सी गति करेगा, दोलनी। तो ऐसा क्षेत्र मिल जाएगा जिसमें दोलनी गति कर रहा हो, उसी को बोल देते हैं अपन विभव कूप। ठीक है, और उसको इतनी एनर्जी दे दोगे, इतनी एनर्जी दे दोगे, इसको क्या कर जाए, वो पार कर जाए, तो फिर उसकी दोलनी गति नहीं होगी ज़्यादा आयाम के लिए। ठीक है, लिखो आप सेकंड लिखो, विभव कूप। गतिशील कण के स्थितिज ऊर्जा, गतिशील कण के स्थितिज ऊर्जा विस्थापन वक्र में, गतिशील कण के स्थितिज ऊर्जा विस्थापन वक्र में, गतिशील कण के स्थितिज ऊर्जा विस्थापन वक्र में, स्थितिज ऊर्जा विस्थापन वक्र में निम्नलिखित या उच्च, स्थितिज ऊर्जा विस्थापन वक्र में, वो बीच में डैश लगाया ना तुमने, वो वाला लगाओ ना तुम हमेशा, वक्र जब भी वक्र आ जाए ना ऐसे लिखा करो, वीटी वेग समय, फिर स्थितिज ऊर्जा क्या लिखोगे, यहाँ तो स्थितिज ऊर्जा, फिर डैश, फिर विस्थापन, हमेशा बीच में लगाना रहता है। तो लिखो, गतिशील कण के स्थितिज ऊर्जा विस्थापन वक्र में निम्नलिखित
या न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति, निम्निष्ट या न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति, निम्निष्ट या न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति, पी के दोनों ओर, पी के दोनों ओर, पी के दोनों ओर, पी के दोनों ओर, पी के दोनों ओर के ए व बी, पी के दोनों ओर के ए व बी बिंदुओं के मध्य का, ए व बी बिंदुओं के मध्य का, ए व बी बिंदुओं के मध्य का परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध क्षेत्र, पहले फोटो में बना रखा है देख लेना। परिबद्ध क्षेत्र कोमा विभव कूप कहलाता है, विभव कूप कहलाता है, विभव कूप कहलाता है, विभव कूप कहलाता है। लिख लिया? अगली लाइन्स लिखना। विभव कूप में कण या पिंड, विभव कूप में कण या पिंड, विभव कूप में कण या पिंड, विभव कूप में कण या पिंड दोलनी गति, दोलनी गति, दोलनी गति करता है। अंडरलाइन कर लेना इसको, दोलनी गति करता है। चलो तुम्हें एक और चीज़ नहीं सिखाई जाए। एक तो गति होती है दोलनी और एक होती है सरल आवर्त गति। ये यहाँ तक जा रहा है, ये भी दोलनी गति है। ये यहाँ तक जा रहा है, ये भी दोलनी गति है। ये ऐसे कर रहा है, ये भी दोलनी गति है। लेकिन इन तीनों गतियों में, यहाँ तक वाली में भी और आधे वाली में भी और इतने से में भी, जिस स्थिति में ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स बन रहा है वही SHM है। जिस स्थिति में एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स बन रहा है ना, चाहे इसमें बन रहा है छोटे आयाम के लिए तो ये SHM है, बीच वाले के लिए भी बन रहा है तो ये SHM है, इतने वाले के लिए नहीं बन रहा तो ये SHM नहीं है। मैंने लिखवाया भी था तुम्हें, प्रत्येक दोलनी गति है ना सरल आवर्त गति नहीं हो सकती। तो वो उच्च दोलनी गति में तो सारे आएंगे उच्च घात के पद भी, तो दोलनी गति तो होगी। विभव कूप के अंदर कौन सी गति होगी? दोलनी गति। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी मिलेगी जहां पर ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स वेक्टर वो लगा देना कि एफ वेक्टर प्रोपोर्शनल माइनस एक्स वेक्टर, वो वाली स्थिति लानी है। इसमें ये वाली समीकरण जहाँ लग गई, जहाँ तक लगेगी वही कौन सी गति होगी? सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति से तुलना करवाइए, फिर क्या निकालोगे तुम? ओमेगा आवर्तकाल और ये फ्रीक्वेंसी एन भी निकाल सकते हो, ओमेगा भी निकाल सकते हो और टी भी निकाल सकते हो। टी बोले तो आवर्तकाल, ठीक है। अब लिखो आप इसी में थर्ड टॉपिक, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। अब हाँ, मैं सरल आवर्त गति की बात, SHM आवर्त गति अलग है। मैं बताऊं तो मैं सच्चाई तो तुम 11वीं पढ़ लो, 12वीं पढ़ लो, फर्स्ट ईयर पढ़ लो, फाइनल पढ़ लो, सेकेंड ईयर ही पढ़ लो, अंतर कभी भी समझ में नहीं आएगा। जब पढ़ाने बैठ जाओगे ना, पहली क्लास में समझ में आ जाएगा क्या अंतर। कन्फ्यूजन ही रहता है, जो तो मैंने समझा दिया। आवर्त गति, दोलनी गति, स्प्रिंग है, ये भी दोलनी गति, दोलन हो रहे। एक स्केल ले लूँ मैं, स्केल स्टील वाला, यहाँ से ऊपर ले जाके छोड़ो तो ऐसे कंपन करेगा, वो भी दोलनी गति, ठीक है। इसके अलावा झूला, वो भी दोलन गति। पानी में पत्थर डाला तो कण कंपन करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान, तो ये कंपन गति। कभी हाथ में अपने डंडा या अपने डंडे को नीचे के सिरे पे मारी तो वहाँ से एक तरंग बनेगी जो हड्डी के माध्यम से यहाँ चली जाएगी, वो कौन सी गति? कंपन गति। अपन लोहे को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, इसको आग देते तापमान, मजो आओगे फिर ही ना, फिर ये क्या करेगा? इधर उधर जाएगा नहीं, केवल कंपन करेगा, कंपन। ऐसा ही लेवंत में संचरण विधि में समझाया था मैंने, कंपन करेगा, ये बाजू वाले से भी धक्का देगा, ये भी धक्का, ये भी धक्का, और ये धक्का कहाँ पहुँच जाएगा? दूसरे सिरे पर। तो जब हम छड़ को गर्म करते हैं एक सिरे को, दूसरे सिरे पर भी क्या पहुँच जाता है? ताप। क्योंकि यहाँ वाले क्या करेंगे? कंपन। यहाँ का तेज आदि थोड़ा जल्दी आओगा,
यहाँ का थोड़ा कमा डील में कमाओगे, यहाँ का भी डील में कमाओगे, फिर ये डील में आते वहाँ ऊर्जा पहुँचाओगे। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है ठोसों में। किस में होता है? ठोसों में। तो वहाँ भी कंपन गति हो रही। अब तीनों गतियाँ बता दी ना मैंने। इनमें छुपी हुई है कौन? SHM। SHM वो होगी जिसके लिए प्रपोर्शन माइनस x वेक्टर लग जाएगा। अब चाहे वो दोलन की हो, कंपन की हो या आवर्त गति की, ये चीज़ फिर बोल रहा हूँ और फिर तुम मेरे से पूछोगे, फिर मैं वही बात बोलूँगा कि देखो मैंने कंपन भी बता दी, दोलन भी बता दी, आवर्त गति भी बता दी, पर SHM वही होगी जिसमें क्या लग जाएगा? बस चलो आगे। इस चैप्टर को जब भी स्टार्ट करते हैं ना सरल आवर्त गति को, सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन भी ये होता है बच्चों, सर यह लाइन या तन जानकारी का। फिर मैं कहता हूँ SHM अलग चीज़ है, दोलन गति अलग चीज़ है, सरल आवर्त गति अलग चीज़ है, कंपन गति अलग चीज़ है, और सब में अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार से होता है। चलो आगे चलते हैं। कहाँ था मैं? बंधन ऊर्जा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो बंधन ऊर्जा क्या है? देखो सबकी अलग अलग है। जैसे मैं मेरी बंधन ऊर्जा की बात करूँ तो मेरे में भी कोई बंधन ऊर्जा नहीं है। थोड़ी सी है कि वो 11-12 बज जाए तो नीचे ही कुंडी लग जाती है हमारे, फिर फ़ोन करना पड़ता है ऊपर की छोटे भैया से या मामा के लड़के से, भाई गेट खोल। तो बंधन ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है। अखटे भी बैठे रहा, कोई फ़ोन ना हो, घर आओ ना, रोटे वोटे खाओ, वारी आज खाली होगी तो कोई बात को ना खाई होगी तो फ़ोन कर देगा, भाई रोटी बना लीजिए, या कड़ी कड़ी होटल में जानो तो चल जाओगा, ये सारा अपना भी ले चलेगा। तो सबको पता है। ऐसे तुम्हारी मेरी तो कोई बंधन ऊर्जा नहीं है। देखो थोड़ी सी मान लो मकान मालिक का डर, गाड़ी वाड़ी चढ़ाने, कुंदी कोई नहीं कोई, सारे सो जाते बाहर चिल्लाता रहूँ, फिर भाई लाख फोन करो, भाई ऐसा तो को तारा गड्ढा रही भाई ठीक है। ऐसी चीज़ें तुम्हारे लेके आई बंधन ऊर्जा। 10 बजे कोचिंग के लिए आ रहे हो ना, घर में बोल गया 10 से 12 की क्लास है, 12:15 बजे तक नहीं पहुँचो, कहाँ चल रहा, कहाँ घूम रहे हो, तो एक एरिया हो गया फिक्स। गांव में भी भाई छोरा सामने दिखना चाहिए, कोरोना काल माटी उठी न जाओ, कहाँ जा रहा है, ताराबंदी वगैरह सब कर दी जाए तो क्या होती? बंधन ऊर्जा। खुला पंजाब मिल जाएगा, वो बंधन ऊर्जा से खत्म हो गया। जैसे अपन बात करें अब फिजिक्स पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधा हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से, कहीं नहीं जाएगा, इतनी एनर्जी से बांध रखा है। यूँ मान लो पैसा उधार दे रखा है। अब कोई दानवीर भमासा होगा, ये ला 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उखी के लिए देगा फोटोन इलेक्ट्रॉन का बेग, और इलेक्ट्रॉन या ला नाभिक तारी कितनी एनर्जी -13.6, तू कितनी दे देगो प्लस की 13 कितनी बची 1.4, और 1.4 जारी छू ऐसे कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। और फोटोन बोले, फोटोन ये ले, फोटोन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी कितनी दी? केवल मात्र 13.6। तो इलेक्ट्रॉन की यार थोड़ी और जाता थी तो ना यही 4 बाया, तो नाभिक ये अल्लाह जारी चम, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है ना, जितना था दे दिया। तुम्हारे पास इतना ही पैसा ही कोई एक चीज़ खरीद रहे हो, फिर गुलाब जामुन देखिए तो पैसा ही नहीं है तो देख सकते थे, खा न सके। तो जब अपन 13.6 देते हैं ना प्लस की उसको, तो केवल कह सकता है भाई हम उतना छोड़ जा रही चूँ, अब वो कहने जाऊँ ना तो चल जाऊँ तारा का काम से। तो उसके पास इतनी सी एनर्जी कि नाभिक को छोड़कर, परमाणु को छोड़कर कहाँ जाएगा? बाहर, पर वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। अर्थ के लिए 20 की फाँको, 20 की ऐसे ठकसूँ, फोटोन ने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दी तो कितनी दे दे वो गले प्लस की 13.6 दे दी, और बची कितनी आपको पास 6.4। ओए यूँ करो पिस्टन विस्टन काट, बंदूक बम रे फाँकू बता रेडी। इतनी खतरनाक एनर्जी उसके पास। ये फिजिक्स है, इसको ऐसे समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बंधन ऊर्जा क्या है? ऐसी ऊर्जा होगी जो उसको किसी क्षेत्र में बांधे रखेगी, ऐसी ऊर्जा होगी जो उसको किसी क्षेत्र में बांधे रखेगी। अब मैं तुम्हें उठा कर ऊपर फेंक रहा हूँ, तुम जा ही नहीं रहे, हमारे पास ये पावर आ जाओ कि मुतान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग से फाँको, फाँचा आ सकते धरती पर, क्योंकि पलायन वेग से ज़्यादा ही न हो तो आ सकते हो क्या? क्योंकि मैंने तुम्हें कितनी एनर्जी दे दी? बंधन ऊर्जा से भी ज़्यादा। समझ में आ रही है चीज़ें? अब यहाँ पर भी यही है, बेचारा वो यहाँ खड्डे में पड़ा होगा, अब तो इन्हें छेड़ रहे थे। कैसे छेड़ रहे हो तुम लोग? ये यहाँ पर है, तुम छेड़ रहे हो इसको, यहाँ जा, वापिस आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने भी इसको स्वतंत्र दशा ही किया। एनर्जी उतनी सी, तुम्हारी हिम्मत हो तो इससे ज़्यादा देके बताओ, और फिर लाओ उसको लाओ वापिस। तुमने इतनी एनर्जी दे दी कि वो यहाँ आ गया, आएगा ही नहीं वापिस, इस क्षेत्र में आएगा ही नहीं, नया क्षेत्र बना लेगा, फिर ही रे भाई। तो समझ में आ गया? तो तुम्हें क्या बढ़ानी है? बंधन ऊर्जा नहीं। देखो एक एरिया होना चाहिए जिसमें अपन रहे,
यूँ ना कि घर वाला बटे तो वही बीड़ी ला रहा है घर वाला था ये बंधन ऊर्जा रस्यो कम करेगा बीड़ी का था तिल्ली भी न पाओगी था समझ में आ रहा है। तो बंधन ऊर्जा क्या होगी, जो दो बिंदु लेंगे ना अपन विभव कूप के, एक तो निम्निष्ठ बिंदु और एक उच्चिष्ट बिंदु, उनके मध्य का जो एनर्जी गैप है। अब इस विभव कूप में तो इस विभव कूप में तो कहाँ तक की बात की जाए बच्चों, ये यहाँ तक की बात की जाए, यही क्या है इसकी, ये तो अधिकतम ऊर्जा रही है, न्यूनतम ऊर्जा जो इनका अंतर है वही क्या कहलाएगा, बंधन ऊर्जा। जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन के लिए, न्यूनतम तो कहाँ होती है, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है कहाँ पर, पहली कक्षा में कितनी, -13.6, और अधिकतम होती है 0, वो होती है अनंत पर। -13.6 तो न्यूनतम ही तो है, और अधिकतम 0, इनका अंतर कितना होगा 13.6 का, तो उसको कितनी एनर्जी में वो बाहर आ जाएगा, प्लस की 13.6 में। उससे ज़्यादा दी तो मैंने बता दिया अलग अलग तरीके, ठीक है, बहुत कम दोगे बता रखा है मैंने, प्रकाश विद्युत प्रभाव में तो कैसे कैसे चलता था वो, जब अपन उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते थे ना, तो उसकी एनर्जी अपने उदाहरण में तुम्हें याद हो 2.5 याद है, 2.5 का फोटोन फेंकता था मैं, और एक उसकी प्लेटी वो ले रखा था अपने प्लेटिनम और सीजियम, जिसके लिए लेते थे अपने एनर्जी 2.14, तब भूल गए यार कोरोना काल में से 2.14 ये कार्यफलन, अपन फोटोन फेंकते थे 2.5 का 0.36 ऐसी एनर्जी, क्योंकि वह उससे कहाँ आता था, बाहर आता था। अब तुम उसको उतनी एनर्जी देखो जितनी उसकी आवश्यकता है, तो फिर वो गति नहीं कर पाएगा। तुमसे तुम्हारे घर वाले यूँ बोले भाई ये 2000 रुपये ले, फिक्स 2000 रुपये में वहाँ पर उस दुकान पर एक चीज़ मिलेगी तुम्हें, वो वस्तु खरीद के लेके आने, तुम जाओगे तो सही, पर तुम्हारे दिमाग में कचौरी खाने का भी आया, जूस पीने का भी आया, तो कुछ सुविधा है ही नहीं ना, है कहाँ, अपने पास इतनी एनर्जी है जिससे केवल वो एक ही काम, तो इसके पास इतनी सी एनर्जी हो कि यहाँ से केवल बाहर ही आए, तो फिर इसके पास क्या नहीं होगी, गति की ऊर्जा नहीं होगी। ठीक है, चलो लिखो, लिखो विभव कूप के उच्चतम तथा न्यूनतम ऊर्जाओं के अंतर को, विभव कूप के उच्चतम तथा न्यूनतम ऊर्जाओं के अंतर को विभव कूप की बंधन ऊर्जा कहते हैं। विभव कूप की बंधन कौन सी ऊर्जा, बंधन ऊर्जा कहते हैं। कण की ऊर्जा बंधन ऊर्जा से कम होने पर, कण की ऊर्जा बंधन ऊर्जा से कम होने पर, अब उससे कम है तो वो कहाँ रहेगा, विभव कूप में रहेगा। अरे बताया ना अपन, हाइड्रोजन परमाणु के पहले इलेक्ट्रॉन को, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन उसको -13.6 से कम ही दे, 13.6 से कम ही देंगे तो उसी के अंदर रहेगा। लिखो कम हो तो ये लिखा है ना, कम होने पर कण विभव कूप में ही रहता है, कण विभव कूप में ही रहता है। यह अवस्था कण की बद्ध अवस्था कहलाती है। यह अवस्था कण की बद्ध अवस्था कहलाती है। यह अवस्था कण की बद्ध अवस्था कहलाती है। कण की बद्ध अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। बस एक काम करके आना आप, सर क्या करना है, मैथ्स में बुक को तुम्हारे पास या सर ने पढ़ा दिया तो एक थ्योरम आई होगी, टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम, तेरा नाम नहीं बिगाड़ रहा मैं नाम ही उसका टेलर प्रमेय। ठीक है, उसको लिख के ले आना तुम, टेलर प्रमेय। हाँ, अवकलन में आई होगी, सर ने पढ़ाया या तुम्हारे पास बुक हो तो ढूंढ लेना, ऊपर इंडेक्स में मिल जाएगा टेलर प्रमेय, उसको लिख के लाना। अवकलन के गुणांकों से संबंधित है, अवकलन के गुणांकों से संबंधित। ठीक है, चलो कल पढ़ाते हैं।